यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास 3 आइडेंटिकल कॉइल्स हैं। अब कॉइल कहने का मतलब आपको यहाँ पे कॉइल के चलते इंडक्टेंस मिलेगा ही मिलेगा और नंबर ऑफ टर्न्स के चलते यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के आपके पास 3 आइडेंटिकल कॉइल हैं और आगे क्वेश्चन बोल रहा है हर एक कॉइल का जो रेजिस्टेंस है ये आपका 10 ओम है और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये भी आपका 10 ओम है। क्लियर हो गया? उसी तरीके से इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब आगे बोलता है इन तीनों कॉइल को हम लोग सबसे पहले स्टार में कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे वोल्टेज आपका दिया हुआ लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट 3 फेज सप्लाई के क्रॉस इसको हम लोग जोड़ेंगे। और सेकंड केस में बोलता है कि इसी तीनों आइडेंटिकल कॉइल्स को फिर डेल्टा में जोड़ेंगे सेम सप्लाई पे। ठीक है भाई, 400 वोल्ट 3 फेज सप्लाई पे जोड़ेंगे। तो जब आपने स्टार में कनेक्ट किया है तो उस केस में आपको लाइन करंट बताना है, ओके, और आपको दोनों वॉट मीटर का एक तरीके से रीडिंग बताना है। W2 क्या होगा और W1 क्या होगा ये आपको भाई बताना है, ओके। और उसी तरीके से जब आप इसको डेल्टा में जोड़ेंगे तो डेल्टा के लिए भी अगेन आपको लाइन करंट और W2 W1 का रीडिंग आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 को एक तरीके से यहाँ पे समझते हैं और यहाँ पे मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ। स्टार में पेन ले लेते हैं भाई एक और। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया भाई। तो सबसे पहला केस है स्टार, जब आप तीनों को स्टार में जोड़ रहे हैं, ओके। ये मान लेते हैं पहला कॉइल हो गया, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा। ठीक है, ये आपका 10 ओम, ये भी 10 ओम और इनके लिए भी आप 10-10 ओम समझ लीजिए। ठीक है, इधर हो गया आपका R, ये हो जाएगा आपका Y और ये हो जाएगा आपका B, ओके। तो अब यहाँ पे 2 वॉट मीटर हम लोग लगा देते हैं, है ना। एक इसमें आप लगा दीजिए इसका करंट कॉइल और इसका जो पोटेंशियल कॉइल होगा इसको हम लोग कहाँ जोड़ेंगे? Y को हम लोग कॉमन रेफरेंस लेते हैं, यहाँ पे जोड़ देंगे। उसी तरीके से हम लोग का जो B वाला है इसमें आपको एक करंट कॉइल लगाना पड़ेगा और इसका जो पोटेंशियल कॉइल होगा इसके लिए कॉमन पॉइंट Y वाला हो जाएगा। ठीक है, ये एक वॉट मीटर हो गया और ये एक आपका वॉट मीटर हो गया। क्लियर हो गया? इसको दिखा देते हैं W1 है, इसको दिखा देते हैं W2 है मेरा, ओके। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइन करंट पूछा है भाई और इधर जो मेरा सप्लाई होगा वो भी 3 फेज होगा और जो लाइन टू लाइन वोल्टेज होगा, ठीक है, ये जो वोल्टेज होगा VRY ये दिया हुआ है आपका 400 वोल्ट। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है लाइन करंट बताना है। तो लाइन करंट कहने का मतलब क्या? यहाँ से जो भी करंट आएगा भाई, क्योंकि स्टार कनेक्टेड सिस्टम है तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होता है। तो यही मेरा लाइन करंट होगा, यही मेरा फेज करंट होगा, है ना। फेज किसको बोलते हैं भाई? एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच में, ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट होता है ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो एक लाइन और न्यूट्रल के बीच में जो भी वोल्टेज होगा इसको हम लोग फेज वोल्टेज बोलते हैं, है ना। और जो भी आपका इम्पिडेंस होगा ये भी आपका फेज इंपेडेंस कहलाता है। क्लियर हो गया? तो मेरे को यहाँ पे फेज करंट अगर मैं निकालूं, क्योंकि जो फेज करंट होगा वही मेरा लाइन करंट होगा, तो फेज करंट अगर मैं दिखाऊं भाई तो ये हो जाएगा मेरा फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे फेज इंपेडेंस, है ना। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे हम लोग वोल्टेज देखें तो लाइन वोल्टेज मेरा दिया हुआ था 400 वोल्ट, है ना। तो अगर मैं फेज वोल्टेज निकालूं तो हम लोग को रिलेशन पता है स्टार कनेक्टेड सिस्टम में जो लाइन करंट होता है, सॉरी जो लाइन वोल्टेज होता है √3 टाइम फेज वोल्टेज के बराबर होता है ना। तो यहाँ से फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा? लाइन वोल्टेज जो कि 400 है इसको √3 से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपका जो फेज वोल्टेज होगा ये 231 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 231 वोल्ट डिवाइडेड बाय, अब हम लोग फेज इंपेडेंस अगर कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? देख रहे हैं यहाँ पे R है और Z है, सॉरी R है और X है ना। तो उसका आप सीधे सीधे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा √200 और इसको आप लिख सकते हैं 10 × √2, ओके। तो ये मेरा फेज इंपेडेंस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं 10
√2 से। तो ओवरऑल आपका जो फेज करंट आएगा, ओके, ये जो फेज करंट आएगा भाई, इसी को हम लोग लाइन करंट बोलेंगे, है ना, क्योंकि स्टार कनेक्टेड सिस्टम है। तो इसका वैल्यू जब आप पुट कीजिएगा तो ओवरऑल ये आ जाएगा भाई 16.33 एम्पियर। ओके, ये मेरा लाइन करंट आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको W2 और W1 का रीडिंग भी बताना है ना। तो इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग को भाई एक चीज पता है, tan phi, है ना, tan phi इक्वल टू √3 W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 प्लस W1, है ना। एक तो ये मेरा फॉर्मूला है 2 वाट मीटर मेथड में। एक और आपने देखा था W2 का वैल्यू क्या था, VL IL cos 30 माइनस फाई, है ना, और W1 का वैल्यू था आपका VL IL cos 30 प्लस फाई। क्लियर। तो ओवरऑल तीन ही फार्मूला आपका चलता है 2 वाट मीटर वाले मेथड में। W1 W2 का फार्मूला याद कर लीजिए और एक tan phi वाला फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पे बता रहा है W2 और W1 का एक तरीके से वैल्यू बताइए। देखिए ये जो मेरा, सबसे पहले समझिए, ये जो मेरा भाई, सबसे पहले ये जो हम लोग का टोटल पावर होता है, एक्टिव पावर क्या होता है, √3 VL IL cos फाई, है ना। तो जो फाई होता है, जो पावर फैक्टर एंगल होता है भाई, ये किसके किसके बीच में होता है, मैंने आपको बताया था, हमेशा फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का होता है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग ये फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पे tan phi की बात करूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखिए ना, tan phi इक्वल टू क्या होता है आपका, इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, है ना, यानी यहाँ पे R हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिए एक्सेल का वैल्यू यहाँ पे 10 है, R का वैल्यू 10 है। और ये फार्मूला कहाँ से आता है, तो भाई आप AC सीरीज सर्किट पढ़िए जा करके, ठीक है, या फिर AC फंडामेंटल समझिए, वहाँ पे फेजर डायग्राम से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल tan phi इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो यहाँ से phi क्या हो जाएगा, phi इक्वल टू tan इनवर्स 1 और इसका वैल्यू आ जाएगा 45। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने phi निकाल लिया। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो मेरा स्टार कनेक्टेड लोड है, ये टोटल कितना एक तरीके से पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो टोटल पावर जो होता है मेरा 3 फेज के लिए, ये क्या है आपका, यही है ना। तो इसमें देखिए तो VL का वैल्यू ऑलरेडी पता है 400 वोल्ट, IL अभी जस्ट हम लोगों ने निकाल लिया, है ना, ये कितना आया था 16.33, और cos और phi का वैल्यू अभी जस्ट निकाले। तो हम लोग टोटल पावर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, ये हो जाएगा √3 इंटू 400 इंटू IL के जगह 16.33 और cos 45। ओके, तो इसका जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा कैल्सी में, तो जो टोटल पावर आएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा भाई 8000 वॉट। ओके, यानी ये हम लोगों ने मैनुअली कैलकुलेट किया है कि ये सर्किट जो है टोटल कितना पावर एक तरीके से कंज्यूम करेगा। अब हम लोग को एक चीज़ पता है 2 वाट मीटर वाले मेथड में हम लोग का जो ये टोटल पावर आए, टोटल पावर कौन बताता है, W2 प्लस W1, यानी दोनों वाट मीटर का जो रीडिंग होता है, दोनों को अगर आप जोड़ देंगे, अर्थमेटिक सम कर देंगे, तो वही क्या हो जाता है आपका टोटल पावर के बराबर हो जाता है ना, समझ में आया। तो हम लोगों ने ऑलरेडी टोटल पावर अभी निकाल लिया मैनुअल तरीके से। तो हम लोग लिख सकते हैं W2 प्लस W1 मस्ट बी इक्वल टू 8000 वॉट। क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ओवरऑल हम लोग को ये वाला फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे, ओके, क्योंकि ये फार्मूला हम लोग को डायरेक्ट आंसर पे लेकर के आ जाएगा। तो tan phi का वैल्यू भी जस्ट मैंने वहाँ पे निकाल के बताया है ना, tan 45 यानी 1, तो 1 हो जाएगा इक्वल टू, हो जाएगा √3 W2 माइनस W1 वैसे का वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 की जगह हम लोग 8000 वॉट लिख देंगे। तो ओवरऑल यहाँ से W2 माइनस W1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय √3। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा W2 माइनस W1, तो ये ओवरऑल आपका आ जाएगा भाई 4619। ओके, 4619। तो अब देखिए तो दो इक्वेशन बन गया यहाँ पे, एक है आपका W2 प्लस W1 इक्वल टू 8000 और दूसरा आ गया W2 माइनस W1, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए W2
प्लस W1 इक्वल टू 8000 और ये हो जाएगा W2 माइनस W1 मस्ट बी इक्वल टू कितना 4619 है ना। तो ये कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2W2 इक्वल टू, दोनों ऐड हो जाएगा यानी 916 8 12, ठीक है। तो यहाँ से W2 का वैल्यू आ जाएगा, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो W2 का जो वैल्यू आएगा भाई 6309.5 वॉट, ये आपका W2 हो गया। और W1, यहाँ पे W2 का वैल्यू क्या कीजिए इक्वेशन 1 में, फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो W1 आ जाएगा भाई 1690.5 वॉट। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अभी आपने जो कैलकुलेट किया है ये स्टार में एक तरीके से कनेक्ट करके कैलकुलेट किया भाई ओवरऑल, है ना। अब हम लोग को सेकंड केस में डेल्टा के लिए बोला है, तो हम लोग को एक चीज़ पता है, एक चीज़ ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूफ किया था MCQs के दौरान कि अगर आप सेम लोड को और सेम सप्लाई को अगर एक केस में स्टार में कनेक्ट कर रहे हैं और दूसरे केस में अगर आप डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हैं, तो स्टार में अगर ये P वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है तो डेल्टा में वही क्या हो जाएगा, ये पावर 3 गुना एक तरीके से कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो आज आपका ये प्रूफ भी हो जाएगा। ऐसे पहले भी मैंने आपको प्रूफ करवाया था, आज भी प्रूफ हो जाएगा। अभी स्टार वाले कनेक्शन में यानी स्टार वाले केस में यहाँ पे देख रहे हैं टोटल पावर कितना है मेरा 8000 वॉट, है ना। तो जब आप डेल्टा में आइएगा तो क्या हो जाएगा 3 गुना, यानी 8000 का 3 गुना, ठीक है भाई, यानी कितना हो जाएगा 24000 वॉट एक तरीके से कंज्यूम करना चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं ये करता है या नहीं करता, है ना। तो अभी हम लोग आते हैं केस 2 में। यह आपका केस 2 डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, ठीक है। इसमें भी आपको लाइन करंट निकालना है और W2 और W1 का रीडिंग बताना है। तो ओवरऑल इस तरीके से जोड़ देते हैं हम लोग। देखिए डेल्टा में हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे होता है, ठीक है। इंटरचेंज अल्टरनेट चलता है आपका। ये सबका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था भाई, ठीक है। जब भी आप दिखा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका पूरा वोल्टेज का या फिर करंट का डायरेक्शन होना चाहिए, ओके। तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरा R, ये हो जाएगा मेरा Y और ये हो जाएगा मेरा B। तो ये हो गया R Y B। अब इसी तरीके समझिए यहाँ पे मेरा करंट कॉइल लगा हुआ है ना। इसमें करंट कॉइल लगा दीजिए, एक करंट कॉइल आपका इसमें लग जाएगा, इसका जो प्रेशर कॉइल होगा ये यहाँ पे आ जाएगा और इसका जो प्रेशर कॉइल होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हो गया W2, ये मान लेते हैं मेरा W1, ये मेरे को निकालना है लाइन करंट, ठीक है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे पता है लाइन वोल्टेज यानी R और Y के बीच में जो मेरा वोल्टेज है भाई, ये कितना वोल्ट है 400 वोल्ट, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ R और ये Y, ठीक है, इसके बीच का जो वोल्टेज है मेरा, ये पूरा वोल्टेज जो मेरा है ये 400 वोल्ट है, ओके। और डेल्टा में आपको ऑलरेडी पता है भाई, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में जो लाइन वोल्टेज होता है ये फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 वोल्ट होगा, है ना। और हम लोग को ये भी पता है जो लाइन करंट होता है ये होता है √3 टाइम्स फेज करंट के। क्लियर। तो अब देखिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने फेजर डायग्राम से भी समझा था भाई, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार रिवीजन दे रहा हूँ। देखिए हम लोग को पता है वोल्टेज ऊपर की तरफ जा रहा है, पोटेंशियल, तो सीधी सी बात है इसके अंदर जो करंट जाएगा ये करंट भी क्या होगा ऊपर की तरफ ही होगा, यानी इसी डायरेक्शन में इसका क्या करंट होगा। क्लियर हो रहा है भाई। इस वाले ब्रांच में करंट आपका ऐसे जाएगा क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे जो करंट होगा ये इधर की तरफ आएगा। क्लियर हुआ। और यहाँ पे आपका जो करंट है इधर की तरफ आ रहा है क्योंकि इधर मेरा सप्लाई, इधर मेरा लोड है। क्लियर हो रहा है। तो इस पॉइंट पे, इस R पॉइंट पे अगर मैं KCL लगाऊं, ठीक है, KCL एट पॉइंट R, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, जो इनकमिंग करंट है ये वाला और तो ओवरऑल भाई यहाँ पे आप KCL लगा लीजिए, ओके। जब आप इस पॉइंट पे R पॉइंट पे KCL लगाएंगे तो जो आपका इनकमिंग करंट है, यहाँ पे देख रहे हैं इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी आपका ये करंट आ रहा है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा।
तो IL प्लस I1, यहाँ पे मैंने I1 दिखाया है और इधर मैंने I2 दिखाया है। इस वाले करंट को I2 बोल रहा हूँ, इधर वाले को I1। तो मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाए, I2 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से IL जो होगा ये क्या आ जाएगा, I2 माइनस I1। और इसका जब हम लोगों ने फेजर किया था, एक तरीके से फेजर सब्ट्रैक्शन है, तो फेजर सब्ट्रैक्शन क्या था, IL जो था आपका ये हो गया था √3 IPH के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो I1 और I2 ये सब क्या है, फेज करंट है आपका। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फेज करंट निकालते हैं। फेज करंट अगर निकल जाएगा तो सीधी √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा लाइन करंट निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो अभी यहाँ पे देखिए यही मेरा फेज है ना, क्योंकि डेल्टा में भाई जो फेज होता है वही लाइन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को करंट निकालना है, मान लेते हैं I1 और I1 निकालना है, I1 मतलब क्या, फेज करंट निकालना, तो क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज। तो सीधी सी बात है, जो वोल्टेज लाइन वोल्टेज वही मेरा फेज वोल्टेज होगा। तो ये 400 डिवाइडेड बाय यहाँ पे इम्पिडेंस कितना हो जाएगा, है ना, ये भी 10 है और ये भी 10 है, यानी फेज इम्पिडेंस की बात करती है। अगेन भाई फेज इम्पिडेंस कितना आएगा, एक R है और एक X है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ओवरऑल कितना √200, उसको हम लोग 10 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर दिए 10 इंटू √2 से। तो ओवरऑल यहाँ से जो आपका I1 या फिर कहिए जो फेज करंट आएगा ये आ जाएगा, फेज करंट आ जाएगा भाई आपका 48.98 एम्पियर। ओके, ये आ गया एक तरीके से फेज करंट। ओके, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे पावर फैक्टर की अगर बात करें cos फाई, तो अगेन भाई cos फाई क्या होगा, फेज के बीच में, यानी फेज वोल्ट और फेज करंट के बीच का आप एंगल निकाले उसे फाई बोलते थे, है ना। तो यहाँ से अगेन हम लोग क्या कर लेंगे, tan फाई लगा लेंगे। तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/r होता है, यानी 10/10, यानी अगेन कितना आ जाएगा, 1 के बराबर, यानी यहाँ से फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 के बराबर, ठीक है भाई। तो अगेन यहाँ पे फाई इक्वल टू 45 आ जाएगा, है ना, यानी दोनों केस में जो आपका पावर फैक्टर होगा वो सेम होगा। ओके, तो cos 45 कर लीजिए, इसका वैल्यू जो भी आएगा वही आपका पावर फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे लिख देता हूँ cos 45 इक्वल टू ये आ जाएगा 0.707। तो हम लोग यहाँ पे मैनुअली हम लोग टोटल पावर निकाल लेते हैं, डेल्टा में कितना पावर कंज्यूम होगा, तो √3 VL IL cos फाई। तो √3 VL हम लोग को पता है 400 वोल्ट, IL अभी जस्ट निकाला हम लोगों ने 48.98, और cos फाई का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ना। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ इधर से, देखिए ये आ जाएगा आपका 0.707। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ओवरऑल आपका जो आएगा वैल्यू भाई ये आ जाएगा 23,995 वॉट। तो अभी आप देखिए, हम लोगों ने जब स्टार में सिस्टम को कनेक्ट करके रखा हुआ था तो वहाँ पे 8000 एक तरीके से वॉट पावर कंज्यूम कर रहा था, और अभी जस्ट बताया कि जब आप डेल्टा में जाए तो पावर जो 3 गुना एक तरीके से कंज्यूम करता है। देख रहे 23,995, यानी ओवरऑल कितना आ गया, 24,000 वॉट आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए, समझ रहे हैं। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे W2 और W1 का एक तरीके से वैल्यू चाहिए। तो अभी W1 प्लस W2, क्योंकि हम लोगों ने मैनुअली निकाले तो ओवरऑल क्या आएगा, जो भी वॉट मीटर का रीडिंग आएगा दोनों का उसको जोड़ेंगे तो ओवरऑल ये भी कितने के बराबर होना चाहिए, 23,995 वॉट के बराबर होना चाहिए, है ना। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लगा लेते हैं अपना, tan फाई इक्वल टू हम लोग को पता है √3 W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 प्लस W1। तो ओवरऑल हम लोग tan फाई की जगह 1 लिखेंगे, W2 प्लस W1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 23,995, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके दे रहा हूँ भाई, और √3 इधर नीचे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू W2 माइनस W1 के। तो यहाँ पे जब उसको सॉल्व कीजिएगा तो W2 माइनस W1 जो है इसका वैल्यू आएगा 13854 भाई, ठीक है, 854 इतना वॉट, ठीक है। अब देखिए दो इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ओके, W1 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2W2, और दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा भाई W1 और W2 का, ठीक है। यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ, W1 का वैल्यू आएगा, ये आ जाएगा 5070.5 वॉट,
और W2 का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 1892.4.5। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भाई मैंने आपको एमसीक्यूज में भी सॉल्व करवाया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे 2 वॉट मीटर मेथड हम लोगों ने यूज़ किया है और यहाँ पे दोनों वॉट मीटर का जो रीडिंग है उसका रेशियो दिया हुआ भाई, है ना। और यहाँ पे बोल रहा था लोड इज नोन टू बी इंडक्टिव विथ अ लैगिंग पावर फैक्टर। तो हम लोग को पता है ऑलरेडी, जब हम लोगों ने 2 वॉट मीटर मेथड पढ़ा था, है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 केस पढ़ा है भाई। एक तो लैगिंग लोड के लिए, तो लैगिंग लोड में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि जो W2 का वैल्यू होता है VL IL cos 30 - 5 और W1 का जो वैल्यू होता है यह VL IL cos 30 + 5। और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ओवरऑल यहाँ पे W2 का वैल्यू होता है हमेशा बड़ा होता है W1 के बाद। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बुक में देखें रेशियो दिया हुआ है 3:1। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, इसको भूल जाइए अभी के लिए। मेरे को एक चीज़ बताइए भाई, अगर मैं W2/W1 का रेशियो लूँ, तो हम लोग को पता ऑलरेडी कि W2 का वैल्यू हमेशा बड़ा होता है, यानी न्यूमरेटर मेरा बड़ा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो सीधी सी बात है, जो आपका न्यूमरेटर का वैल्यू है वो बड़ा होगा। यानी 3 जो है, 3 यहाँ पे इसके लिए है, समझ में आ रहा बात को, W2 के लिए, क्योंकि बड़ा वैल्यू है ना भाई, डिनोमिनेटर आपका 1 है। ठीक है, तो ओवरऑल डिवाइड के तो भाई ये बड़ा वैल्यू है, छोटा वैल्यू, ठीक है, डिवाइड के तो ओवरऑल क्या आएगा, ऊपर में आपका वैल्यू बड़ा आएगा। ठीक है, तो कभी भी आप इसको ऐसे मत लिख दीजिएगा W1/W2 = 3:1। W1 का वैल्यू कभी भी 3 मतलब W2 से बड़ा आ ही नहीं सकता है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? सो इस चीज़ को समझिए, इसलिए W2/W1 हम लोग लिखेंगे 3:1 या फिर 3/1। अब देखिए, हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी पता है tan phi = √3 W2 - W1 डिवाइडेड बाय W2 - W1। ये हम लोग का स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसमें थोड़ा सा मैं एडिटिंग करता हूँ। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ भाई, √3 वैसे का वैसे रहने देते हैं। यहाँ पे जो W2 - W1 है, इसको मैं W1 से डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे में भी एक तरीके से W1 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो ओवरऑल ये कट जाएगा, तो मेरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन उसमें कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो इसको मैं ओवरऑल लिख सकता हूँ, √3 वैसे का वैसे ही रहेगा। अंदर में देखिए, इन दोनों को ओपन करके लिख रहा हूँ, W2/W1 माइनस W1/W1 डिवाइडेड बाय, इसको भी ओपन करके लिख रहा हूँ, W2 माइनस डिवाइडेड बाय W1 माइनस, यहाँ पे प्लस होता है भाई, प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है, प्लस W1 डिवाइडेड बाय W1। ठीक है, यहाँ पे W1 है ना। ओके, तो अब देखिए, ये कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये भी कट जाएगा तो यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो ओवरऑल अगर मैं इस इक्वेशन को फिर से लिखूँ तो tan phi = हो जाएगा √3, ये हो जाएगा W2/W1 - 1, ओके, डिवाइडेड बाय W2/W1 + 1। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, √3 वैसे का वैसे ही रहेगा, W2/W1 का वैल्यू ये पता है हम लोग को, डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू 3/1 + 1 हो जाएगा। तो अब एलसीएम लेके इसको जोड़ देते हैं, तो √3 ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे यानी 2/1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 4/1, यानी ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका ये tan phi = √3 और ये से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2। ओके, तो tan phi = आ गया आपका ओवरऑल √3/2। तो यहाँ से हम लोग phi का वैल्यू निकाल लेंगे। आपका पावर फैक्टर पूछा है क्वेश्चन में, तो phi = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3/2। तो इसका वैल्यू जो आप निकालिएगा √3 डिवाइडेड बाय 2, ओके, ये आ जाएगा भाई 40.9। ओके, अब यहाँ से आप cos 40.9 कर लीजिए, तो ओवरऑल आ जाएगा cos 40.9। ये आ जाएगा 0.755। ठीक है,
और इसका नेचर लैगिंग होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग को पावर फैक्टर निकालना होता है। और इस क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी एमसीक्यूज में भी सॉल्व किया था भाई। इसमें मेन आपको ये डिज़ाइनिंग करना आना चाहिए। ओके, क्योंकि आपका जो रेशियो दिया हुआ ना उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे फार्मूला बनाना होता है। ठीक है, तो W2/W1 में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो वही पूछा था द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, तो हम लोग को इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में भाई हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ज़्यादा नहीं 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इस सेशन को कंप्लीट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे भाई।